तो ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर के फर्स्ट एपिसोड का एंड हुआ था। अहना जब घर वापस आती है तो इसके पेरेंट्स इसका वेट कर रहे थे। वो इसको सरप्राइज देते हुए एक हैप्पी न्यूज बताते हैं कि क्या अहना को पता है कि उसके 26 ईयर के होने में से सिर्फ 99 डेज ही बाकी रह गए हैं। और अहना के मॉम डैड बहुत खुश थे कि वो उसकी 26 बर्थडे पर इसको लड़की बनते देख पाएंगे। और अहना को बहुत ज्यादा सॉरी बोलते हुए कहते हैं कि वो अहना को खोना नहीं चाहते थे, जिसलिए उन्होंने फॉर्चून टेलर की बात मानकर ना तो खुद किसी के सामने अहना की आइडेंटिटी को रिवील किया और न ही अहना को किसी को बताने दिया और न ही अहना को 25 इयर्स तक लड़की की तरह बिहेव करने दिया। उन्हें मालूम है कि अहना के लिए ये 25 इयर्स बहुत भारी रहे होंगे। अहना को खुद तो फॉर्चून टेलर पर जरा भी बिलीव नहीं था और वो अपने पेरेंट्स के बिलीव को तोड़कर उनको निराश नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने अपने पेरेंट्स का साथ दिया। और फिर वो अपने मॉम डैड को बोलती है कि नहीं, उसे पता है इससे ज्यादा तकलीफ तो इसके मॉम डैड को ही होगी। तभी जब अहना अपनी मॉम के साथ बैठकर ये सारी सैड बातें कर रही होती है तो दूर खड़े इनके डैड, जो कि इन मोमेंट्स को कैप्चर कर रहे होते हैं, इनके पास आकर इनको बोलते हैं कि इस हैप्पी मोमेंट को अच्छी अच्छी बातें करते हुए एंजॉय करते गुजारते हैं। इस मोमेंट का अहना की मॉम को सबसे ज्यादा खुशी थी। वो बोलती है कि वो अब खुलकर अहना के लिए गर्ल्स के जैसी शॉपिंग करेंगी और वो अपनी बेटी के साथ उन सभी जगहों पर जाएंगी जहां पर वो दोनों माँ बेटी कभी भी नहीं गई थी। अहना को जब जी फेंग के सोन ब्रदर बनने वाली बात याद आती है तो अपने मॉम डैड को बोलती है कि अभी उसे ऐसे ही लड़का बने रहने दे, कि मुझे ऐसे अचानक से गर्ल बनते हुए शर्म आएगी। तो उसके डैड उसको डांट कर बोलते हैं कि शर्म वाली कौन सी बात, तुम तो हो ही गर्ल, तो शर्माने की क्या बात है। तो वो अहना को बोलते हैं कि चुप करके यहीं पर बैठी रहो। इसके पेरेंट्स इतने एक्साइटेड थे कि 3 माह पहले से इसकी बर्थडे के लिए तैयारियां शुरू कर चुके थे। अहना अपने पेरेंट्स को इतना हैप्पी देखकर और वॉल पर लगे कैलेंडर पर लिखे 99 डेज को देखकर मुस्कुराने लगती है, क्योंकि इस दिन का इंतजार तो अहना भी पिछले 25 साल से कर रही थी। और 99 डेज को देखकर बोलती है कि इसकी आजादी में से सिर्फ 99 डेज ही रह गए हैं। जी फेंग की अगली मॉर्निंग राइफल शूटिंग की प्रैक्टिस करने के बाद इसका चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड शिंग यंग इसके हैप्पी मूड को देखकर इसका कारण पूछता है और जी फेंग इसे अपने न्यू फ्रेंड कम सोन ब्रदर यानी कि अहना के बारे में सब बताता है कि कैसे उसने इनकी हेल्प की और इसकी मॉम और जीहान के प्लान को लेकर उसने अहना को अपना ब्रदर बना लिया ताकि जीहान को इसका मिस्टर परफेक्ट मिल जाए। तो शिंगयांग बोलता है कि अच्छा तो ये मामला है, पर मेरा मशवरा है कि अभी तू इसे अच्छे से जानता नहीं है तो थोड़ा बच कर रहना। पर जी फेंग इसे बोलता है कि नहीं, मुझे इतना तो पता चलता है कि कौन कैसा है और आई बिलीव कि अहना चीट करने वाला और डिसीव करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी जी फेंग, जिसे कि अहना ने वहाँ पर बुलाया था, वो वहाँ पर आ जाती है और कॉल करके जी फेंग से पूछती है कि वो कहाँ है। और अहना जब जी फेंग के पास आती है और इसके साथ शिंगयांग को खड़े देखती है तो उसे बोलती है कि अच्छा तुम इतने अकेले भी नहीं हो जितना कि मुझे कल तुम लोगों ने बताया। और जी फेंग अहना की बात सुनते हुए थोड़ा सा खसियाना होकर फिर इन दोनों का आपस में इंट्रोडक्शन करवा देता है। और फिर जी फेंग अहना से भी राइफल शूट की प्रैक्टिस करने को बोलता है और अहना जिसने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया होता है तो जी फेंग इसके क्लोज होकर इसे राइफल शूट करना सिखा रहा होता है। और दूर खड़ा शिंगयांग इन दोनों को इतने क्लोज होकर टिकटिकी बांधे मुसलसल इनको देखे जा रहा होता है। इससे अहना में मेल कैरेक्टर्स कम और फेमिनाइन कैरेक्टर्स ज्यादा नजर आ रहे थे। और दूसरी तरफ अहना खुद भी अंदर से जी फेंग के इतने क्लोज होने पर काफी घबरा रही होती है और इसे ये सब किसी सूरत में शो नहीं करना था। अहना को राइफल शूटिंग की प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और वो जल्दी से इसे सीख भी जाती है। और फिर शूटिंग से वापस आने के बाद जैसे ही वो अपने स्टॉल पर वापस आती है, चौ के दिमाग में अभी भी यही अटका हुआ था कि अब तो अहना जी फेंग का सोन ब्रदर बन चुका है, तो इन लोगों को अपने स्टॉल को अम्यूजमेंट पार्क के अंदर ले जाना चाहिए। और अहना उसे बोलती है कि ना का मतलब ना होता है, मैं किसी सूरत भी इस ऑफर को यूज नहीं करने वाला हूँ। भी वहाँ पर जीहान आ जाती है और अहना से काफी फ्री होने की कोशिश करती है और बार बार अहना के करीब जाकर इसको छूने लगती है। जब अहना इसको मना करती है तो वो बोलती है इससे तो अब आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि फ्यूचर में ये सब तो इसके साथ होने वाला है। ये सुनकर अहना फौरन से जीहान को बोलता है कि
नहीं, मेरी तो पहले से एक गर्लफ्रेंड है। पर जीहान को इसकी बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। तो अनु इनके पीछे खड़े चाओ को भी आंख मारकर फौरन से झूठ बोलने को कहती है। पर जीहान फिर भी अनु से बोलती है कि मुझे विश्वास तब आएगा जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मेरी मॉम की बर्थडे पर अपने साथ लेकर आओगे, और फिर वहाँ से चली जाती है। जीफेंग को अनु को अपना भाई और फ्रेंड बनाने के बाद हाथ पर लगे वाउंड को देखकर अपने चाइल्डहुड का एक मंजर याद आ जाता है। जब वो अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक पर गया हुआ था, तभी वहाँ पर जीफेंग अपनी मॉम से पूछकर थोड़ी दूर झील के किनारे पर आगे चला जाता है। पर इससे वहाँ झील पर एक डॉग डूबता हुआ नजर आता है। तो उसकी हेल्प करने अंदर चला जाता है, पर वो झील काफी गहरी थी, जिसकी वजह से जीफेंग डूबते डूबते हेल्प के लिए पुकारता है। और जीफेंग को थोड़ा थोड़ा याद होता है कि किसी गर्ल ने इसकी हेल्प की थी और वो उसको होश में लाने की भी कोशिश कर रही थी। पर जैसे ही इसकी आंख खुलती है तो वो गर्ल वहाँ से जा चुकी थी, पर इसके पीछे इसका हेयर क्रेप वहीं पर गिर जाता है, जिसे जीफेंग ने अभी तक संभाल कर अपने पास रखा हुआ था। पहले तो वो इस गर्ल को किसी स्टोरी की मरमेड समझ रहा था, पर अपने हाथ में पकड़ा हुआ हेयर क्लिप देखकर वो बोलता है कि नहीं, वो मरमेड नहीं थी, बल्कि इसके पास उसकी एग्जिस्टेंस का सबूत मौजूद है और वो कभी भी उसको ढूंढना नहीं छोड़ेगा। पर जीफेंग इतने साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक इस लिटिल फेरी लाइक गर्ल को ढूंढ रहा था। अगली मॉर्निंग अनु के ऐसे सूटेड बूटेड होकर कहीं जाते देख इसके पेरेंट्स के कंटिन्यूअसली पूछने पर वो इनको टाल नहीं पाती है, पर आधा सच बताते हुए बोलती है कि इसे किसी खास जगह पर जाना है। और जब वो रेडी होकर जल्दी से अपने पेरेंट्स से जान छुड़ाकर बाहर जाने लगती है, तभी इससे वहाँ डोर पर जीफेंग मिलता है, जिसे वो शॉक्ड सा देख रही थी और उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। बस जीफेंग के बताने से पहले ही अनु के फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं और जीफेंग को देख जनरल मैनेजर बुलाने लगते हैं। तब अनु को पता चलता है कि इसके फादर जीफेंग की कंपनी में ही काम करते हैं। अनु के फादर और जीफेंग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते होते हैं, और इसको अंदर लाकर बिठाने के बाद जब अनु जीफेंग को टी देती है तो इसके पेरेंट्स बोलते हैं कि इनको समझ नहीं आ रही है कि जनरल मैनेजर इनके घर तशरीफ क्यों लाए हैं। और अनु के पेरेंट्स इसके मुंह से पाई का लफ्ज सुनकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। तो जीफेंग इनको अनु की हेल्प वाली सारी की सारी स्टोरी सुना देता है और बोलता है कि अब से अनु के पेरेंट्स इसके भी पेरेंट्स हैं, तो वो इन सबके लिए एक प्रेजेंट लेकर आया है, जिससे अनु के पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर इनके दिमाग में अभी भी भाई वाली बात इनसे हजम ही नहीं हो रही थी। जब जीफेंग इनसे भी अपनी मॉम की बर्थडे पर चलने को बोलता है तो वो दोनों फौरन से इनकार कर देते हैं और बहाना करके कहते हैं कि इनके पास तो पहले से ही कुछ प्लान है। तो जीफेंग इनको बोलता है कि फिर तो वो इनको इंसिस्ट करके बिल्कुल भी ट्रबल में नहीं डालेगा। पर अनु की मॉम उसे फौरन से अपनी आंख से इशारा करती है कि इससे पहले तुम जाने दो, मुझे तुमसे जरा कुछ बात करनी है। तो अनु जीफेंग को डोर पर छोड़ते हुए उसे इसका वेट करने का बोलकर दोबारा से अपने पेरेंट्स के पास आ जाती है। तो इसके पेरेंट्स इस सब को लेकर काफी वरीड थे। वो उसे कहते हैं कि अपनी डेस्टिनी के इतने करीब पहुंचकर वो उसे क्यों खराब करना चाहती है, और पूरी दुनिया में भाई बनाने के लिए इसे जीफेंग ही मिला था क्या। वो वरीड थे कि एज पर फॉर्चून टेलर की कही गई बात के मुताबिक अगर किसी को भी अनु के बॉय होने के बजाय गर्ल होने का पता चल गया तो कहीं उसकी डेथ न हो जाए। आखिर उन्होंने इस बात को छुपाने के लिए ही तो अनु को 26 ईयर तक बॉय बना कर रखा था। तो अनु इनको बोलती है कि वो ये सीक्रेट किसी को भी किसी सूरत में पता नहीं लगने देगी, पर अभी इसे जाना होगा क्योंकि जीफेंग को इसने वेट करने का बोला है और अब मना करना बहुत बुरी बात है। तो अनु की मुंह में से बोलती है कि ठीक है वो चली तो जाए, पर वहाँ पर वो किसी की भी ज्यादा करीब मत जाए और इसे सबसे दूर दूर रहने को बोलती है ताकि किसी को भी इसके गर्ल होने का किसी सूरत में पता ना चल पाए। अनु की मोम को तसल्ली तब होती है जब उसे बताती है कि उसके साथ उसकी कजन शाओजिंग भी जा रही है। अनु जब बाहर निकलकर जीफेंग के पास आती है तो वो बोलता है कि क्या हम चले। तो अनु से थोड़ी देर वेट करने के लिए बोलती है कि कोई आ रहा है जिसे इसके साथ चलना है। तभी वहाँ पर शाओजिंग आ जाती है, जिसे लेकर अनु जीफेंग के सामने अपनी गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड करती है और जीफेंग जैसे ही जाकर अपनी गाड़ी में बैठता है और शाओजिंग जिसे कि पहले से ही अनु के गर्ल होने का पता होता है तो वो जीफेंग से मिलने के बाद बोलती है कि OMG कितना हॉट बॉय है, तुम्हारा तो जरूर इसको देखकर दिल फिसला होगा। और अनु इसको किक करते हुए बोलती है कि जिस काम के लिए आई हो बस वही करो, समझी। जीहान अपनी मोम को अनु के गर्लफ्रेंड होने का बताती है, पर इसकी मोम इसको बोलती है कि होती रहे, तुम्हें क्या फिक्र, तुम आखिर डू फैमिली की बेटी हो। अगर तुम्हारा अनु से सच्चा प्यार है और तुम इसको चाहती हो तो इसको छोड़ना मत और इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करना, चाहे इसकी 100 गर्लफ्रेंड भी क्यों न हो। और फिर इसे अपनी और इसके डैडी की लव स्टोरी के बारे में बताते हुए कहती है कि उसकी भी इतनी ढेर सारी गर्लफ्रेंड थी और मेरा गोइंग जू पर दिल आ गया और मैंने आखिरकार उसको पाकर ही दम छोड़ा। और वो दोनों माँ बेटी मिलकर एक बार फिर से अनु के करीब जाने के लिए न्यू प्लान तैयार करने लगती हैं। तब तक वहाँ पर जीफेंग अनु को लेकर आ जाता
है और आनो के साथ शाओ जिंग को देखकर मिस फैंग और जीहान बिल्कुल बुरा सा मुंह बनाने लगती हैं। और वहीं पर आनो को बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं और फिर बर्थडे की पार्टी शुरू हो जाती है। तो आनो शाओ जिंग को अपने साथ लिए सारी पार्टी में घूमती रहती है क्योंकि उसे अपने साथ एक गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड करना था। शाओ जिंग जिसका जी फैंग पर दिल लड्डू हो गया था, आनो के साथ खड़े होकर उसी के बारे में डिस्कस कर रही होती है। इनके पास एक वेटर गर्ल आकर शाओ जिंग के पास आकर इसको एक कार्ड नंबर पकड़ाकर बोलती है कि इसे पार्टी में खड़ी सभी गर्ल्स को ये देने के लिए बोला गया है। और शाओ जिंग के साथ खड़े आनो को देखकर वो मुस्कुरा रही होती है। तो आनो उसे फौरन से बोलती है कि नहीं नहीं भाई, मैं बॉय हूँ। तो वो गर्ल मुस्कुराती हुई बोलती है कि मुझे तो ये पहले से पता है, फिर तुम काफी हार्ड, हैंडसम और स्वीट बॉय हो। तो आनो आगे से मुस्कुराने लगती है कि हाँ चलो ये ठीक है। शाओ जिंग जो कि आनो के साथ खड़े होकर काफी बोर हो रही थी और काफी ड्रिंक कर चुकी थी, अपने स्टमक के हर्ट होने का बताकर उसे रेस्ट रूम में जाने का बोलकर उसे अपने हाथ में पकड़ा हुआ वही कार्ड पकड़ाकर चली जाती है। शाओ जिंग के वहाँ से चले जाने के बाद चाओ जो कि अकेला खड़ा होता है, आनो को ढूंढते हुए वो उसके पास आकर उसे बताता है कि देखो ना यार, इन्होंने मुझे तो वेटर ही बना दिया है। यहाँ पर सभी लोग उसे देखकर वेटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो आनो उसका ड्रेस देखकर मुस्कुराती हुई बोलती है कि भाई देख तो तूने अपनी टाई किस तरह लगाई हुई है, इससे उतारो वरना सभी लोग तुम्हें ऐसे ही वेटर समझते रहेंगे। चाओ को जब पता चलता है कि आनो शाओ जिंग को ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर लाया हुआ है तो सरप्राइज होते हुए उसके मुंह से चीख निकल जाती है और इसके चीखने पर वो उसके मुंह पर हाथ रख कर खामोश करवाते हुए बोलती है कि अबे साले, तू चीख चीख कर सभी को बताएगा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि कजन है। तभी मिस फैंग अपने प्लान के अकॉर्डिंगली आकर अनाउंस करती है कि इस बार वो पार्टी को शुरू करने के लिए अपने बेटे के साथ डांस नहीं करने वाली है, बल्कि वो ये चांस इस पार्टी में खड़ी सभी गर्ल्स को देने वाली है। बस इसके लिए करना ये होगा कि वो एक लकी नंबर निकालेंगी और जिस गर्ल के पास भी वो नंबर होगा उससे आकर जी फैंग के साथ डांस करना होगा। और अगर किसी भी गर्ल ने ऐसा करने से इनकार किया तो वो ये समझेगी कि वो उसकी इंसल्ट कर रही है। और मिस फैंग जैसे ही वो नंबर निकालती है तो वो कोई और नंबर नहीं बल्कि शाओ जिंग को दिए जाने वाला नंबर था। और मिस फैंग ये सारे का सारा ड्रामा इसलिए कर रही थी ताकि शाओ जिंग को किसी भी तरह आनो से दूर करके जीहान को उसके करीब भेज सके। और शाओ जिंग वो नंबर आनो को पकड़ाकर अंदर चली गई थी। आनो को तो इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। जब मिस फैंग पूरी पार्टी में इस नंबर वाली लड़की को बुला रही होती है तो आनो के पास खड़ा चाओ जोर जोर से इस नंबर को देखकर चीखने लगता है कि यहाँ है ये नंबर, यहाँ है। और आनो को जैसे ही होश आता है वो उसके चीखते हुए इसके मुंह पर जोर से हाथ रखकर इसको चुप करवाने की कोशिश करती है और इसे चुपी करवाते हुए इसके कान में बोलती है कि अबे साले टकले, तू खामोश नहीं रह सकता है क्या, थोड़ी देर चुप कर जा। मगर तब तक इसकी सारी की सारी आवाज मिस फैंग और सभी पार्टी में मौजूद लोग सुन चुके थे। मिस फैंग और जियान ये देखकर काफी वरीड थी और शॉक्ड भी थी कि ये नंबर आखिर आनो के पास कैसे आया। और उधर ही सबकी सब लोग पार्टी में खड़ी गर्ल्स आनो के हाथ में कार्ड नंबर देखकर मजाक बनाने लगती हैं कि ये तो लड़की नहीं मर्द है, इसके हाथ में कार्ड क्यों है। और सब गर्ल्स बोलती हैं कि अब तो मजा आएगा। और मिस फैंग से बोलने लगती है कि ये चांस इनको दिया जाए कि वो सब तो इतने हैंडसम बॉय के साथ जरूर डांस करना चाहेंगी। इधर मिस फैंग और जीहान एक दूसरे का मुंह तकने लगती हैं। जी फैंग वहाँ पर मौजूद लोगों के शोर को सुनकर आनो के पास जाकर इससे बोलता है कि ये इसकी मोम की इज्जत का सवाल है। अब चाहे कार्ड लड़की के पास हो या फिर बॉय के पास हो, पर कार्ड तो तुम्हारे हाथ में ही है ना, तो चलो अब तुम्हें मेरे साथ डांस करना होगा। क्योंकि इसकी मोम पूरी पार्टी के सामने कह चुकी थी कि जिसके हाथ में भी वो नंबर होगा उसे जी फैंग के साथ डांस करना होगा। तो आनो इस मामले को समझते हुए मान जाती है। और फिर जैसे ही वो दोनों डांस करना स्टार्ट करते हैं तो जी फैंग इसे मर्दों के जैसा डांस करते देखकर बोलता है कि इसे गर्ल्स के जैसा थोड़ा डेलिकेट होकर डांस करना होगा। और आनो के साथ बिल्कुल लड़की की तरह ट्रीट करते हुए उसके साथ डांस करता है। दूसरी तरफ जीहान बेचारी आनो के साथ अपनी जगह जी फैंग को डांस करते देखकर अपनी मोम के कंधे से सर लगाकर खड़ी हो जाती है। और पार्टी स्टार्ट होने के बाद शाओ जिंग जैसे ही वापस आती है और इसे पता चलता है कि इसकी वजह से आनो जी फैंग के साथ डांस कर रही है तो वो तो ये जानकर बहुत ज्यादा खुश होती है और फौरन से एक और नेक्स्ट प्लान तैयार करने लगती है और चाओ को अपने साथ डांस करने के लिए बोलती है। और चाओ के साथ डांस करते करते उस जगह तक इसको ले जाती है जहाँ पर जी फैंग और आनो एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। यहाँ तक कि वो इनके सामने डांस करते जी फैंग और आनो के क्लोज और क्लोज होते जाते हैं। और फिर जब आनो और जी फैंग अपना डांस का लास्ट स्टेप करके इसको फिनिश करने वाले थे, शाओ जुंग चाओ
को ऐसे स्पिन करवाने का बोलती है और जानबूझकर इतने क्लोज खड़े आनो और ज़ीफेंग को पुश करती है, जिससे धक्का लगने की वजह से आनो बेचारी के लिप्स जाकर ज़ीफेंग के लिप्स से टच हो जाते हैं और इन दोनों की चिपी चिपी हो जाती है। और इस चिपी चिपी पर वो दोनों खुद तो शॉक्ड थे ही थे, इनके आसपास खड़े सबके सब लोग भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और ऊपर से ज़ीहान बेचारी के दिल की तो बहुत ही हालत खराब होने लगती है। और पार्टी में खड़े सभी लोग इनके डांस तक तो मतलब ठीक था, और किस को लेकर उंगलियां मुंह में दबा लेते हैं। और आनो और ज़ीफेंग की चिपी चिपी को लेकर शाओजिंग काफी हैप्पी थी कि उसने अपना काम कर दिया है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।